नमस्कार साथियों, आज एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए हैं जो काफ़ी हमारा देश में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल इमरजेंसी का 50 वर्ष जून में पूरा हुआ और यहाँ पे हमारे संविधान में इंदिरा गांधी के शासनकाल में इमरजेंसी में जो दो वर्ड्स जोड़े गए थे, सेकुलर और सोशलिस्ट, उसको लेकर के आखिर दत्तात्रेय होसबोले ने इन्होंने क्या ऐसी बात कही कि देश में एक राजनीतिक बहस छिड़ गई। आज इस विषय पे हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और यह जो आज का मेरा टॉपिक है उन एस्पिरेंट्स के लिए काफ़ी मददगार होगा जो यूपीएससी आईएएस पीसीएस के प्रिपरेशन करते हों, उनके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा आज का सेशन। आइए हम समझते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं संविधान में दो शब्द, वे दो शब्द कौन से हैं? सेकुलर धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष और समाजवाद जिसे हम सोशलिस्ट कहते हैं। एक हमारा देश में बवाल इसको लेकर के मचा हुआ है। आखिर दत्तात्रेय होसबोले हैं कौन? देखिए, ये हैं दत्तात्रेय होसबोले। 27 जून को एक मीटिंग में हैदराबाद में एक सभा में इन्होंने ऐसी बात कही कि ये दोनों शब्द को संविधान से हटा देना चाहिए या रखना चाहिए, इस पर विचार होनी चाहिए। इसी विषय को लेकर के कहीं न कहीं हमारे जो एक देश में राजनीतिक विचारधाराएं के लोग हैं, आपस में ही काफ़ी यहाँ पे विवाद आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आखिर आरएसएस को ही इन दो शब्दों से क्यों दिक्कत हुई? इन तमाम पहलुओं पे आइए हम लोग डिटेल में समझते हैं। आप जानते हैं कि जैसा कि अभी हमने कहा, इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे हुए, है ना। और 25 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, देखिए आपने एक इमेज से आप देख पाएंगे कि इमरजेंसी एंड प्रोसेस मॉडर्ड कॉन्स्टिट्यूशन इंटेंडेड टू इनस्लेव जुडिशियरी, पीएम मोदी इन मन की बात। इन्होंने मन की बात में आपातकाल लगाने वालों ने संविधान की हत्या की, न्यायपालिका को गुलाम बनाने का इरादा था, ऐसी बात मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही। और 25 जून को संविधान हत्या दिवस इन्होंने मनाने की भी बात करी, ठीक है। और 25 जून को मनाया जा रहा है, ठीक है। आखिर आप देखें तो बीजेपी शासित राज्यों में कई ऐसे राज्य हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान ने 25 जून 2025 को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया। उनका उद्देश्य क्या था? दरअसल 1975 में जो 21 मंथ्स की इमरजेंसी की जो आहट झेली गई, उसको लेकर के लोकतंत्र में जो नुकसान हुए उसको याद दिलाना, ये इसका मेन मकसद है संविधान हत्या दिवस का, ठीक है। हम लोग डिटेल में और समझेंगे। आखिर प्रस्तावना में ये जो दो वर्ड्स हैं ना, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस यानी 1950s भी अगर हम कहें, जब संविधान हमारी लागू हुए तो उस वक्त में ये दो वर्ड्स नहीं थे। जैसा कि आप देख पाएं, ओरिजिनल जो हमारा प्रियम्बल था उस वक्त में 1950s में भारत में एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में कहीं ना कहीं उसको वर्णित किया गया और सभी नागरिकों को न्याय, समानता और स्वतंत्रता और बंधुता की गारंटी दी गई। आखिर आरएसएस ने जो बात कही वो बड़ा एक अहम बात इन्होंने कहा कि साल 1950 में जब हमारे देश में संविधान इम्प्लीमेंट हुए, लागू हुए, तो पूरी तरीके से जब लागू हुए तो उस वक्त में प्रियम्बल में कोई भी ऐसे शब्द नहीं जोड़े गए थे धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। लेकिन इंदिरा गांधी ऐसा इन्होंने क्यों की, आगे हम लोग समझेंगे कि इन्होंने सोशलिस्ट को और सेकुलर को, ये दो वर्ड्स को इन्होंने प्रियम्बल में ऐड करा। अब एक बहुत अहम इम्पॉर्टेंट आपको एक जानकारी दें, आपको कमेंट करके भी बताना है कि पहला वे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने प्रियम्बल को डिजाइन करा, है ना। प्रियम्बल को जिन्होंने डिजाइन करा वे कौन थे? तो मैं आपको एक जानकारी भी दे दूं, बाकी मैं आपकी कमेंट का भी प्रतीक्षा करूंगा।
बेहोर राम मनोहर सिन्हा एक संविधान में जो हमारे प्रस्तावना है उसे इन्होंने डिजाइन करा और आज उनकी नाम कहीं ना कहीं संविधान में काफ़ी चर्चित एक नाम है ना। आइए हम लोग और आगे की बात करें। जैसा कि आप देख पाएं, इंदिरा गांधी ने 1975 में जिस प्रकार से इन्होंने 25 जून को इमरजेंसी इम्पोज की, उस वक्त में हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे वो राष्ट्रपति कहीं ना कहीं बीमार चल रहे थे, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अहमद साहब जब बीमार चल रहे थे तो उन्हें कहीं न कहीं डराने धमकाने की कोशिश की गई और उन्हें जबरन इमरजेंसी जो इम्प्लीमेंट करने की जो बात आई थी, इम्प्लीमेंट करने की पूरी तरीके से जो इन्होंने फ्रेम आउट करा था, उन्हें डरा धमका करके साइन करा करके इमरजेंसी को इम्प्लीमेंट करा दिए गए, है ना। आखिर ये मुद्दा इतना और क्यों तूल पकड़ा, आइए वो भी हम समझते हैं। अभी टॉप अगर आप ट्रेंडिंग में देखें तो आप देखें इंडियन एक्सप्रेस में, द टाइम्स ऑफ इंडिया में, द इंडियन एक्सप्रेस में ये सब आपका छप रहा है। और हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति हैं उनके द्वारा क्या कहा गया आप वो भी जानिए। उन्होंने कहा कि संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जोड़ना सनातन की अपमान है, ऐसा इन्होंने हमारे देश के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़ साहब ऐसी बात इन्होंने कही, है ना। ऐसा बात इन्होंने क्यों कहा, और इन्होंने जो दत्तात्रेय साहब हैं उनकी बातों को इन्होंने समर्थन करा। आखिर इन्होंने वैसे कौन से बात कहे जो इन्होंने इनकी बात का उपराष्ट्रपति ने समर्थन करा, आइए वो भी हम जानते हैं। जैसा कि आप देख पाएं, द वाइस प्रेसिडेंट सेड दैट द वर्ड सोशलिस्ट एंड सेकुलर इंटीग्रिटी वर एडेड इन 1976 बैकिंग द क्लेम मेड बाय आरएसएस जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबले। यानी उपराष्ट्रपति ने कहा कि समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता 1976 में जोड़े गए, है ना, और आरएसएस के महासचिव दत्तात्रेय होसबले द्वारा दिए गए जो दावे थे उनका इन्होंने कहीं ना कहीं समर्थन करा, है ना। और इन्होंने जो बातें कही वो 27 जून को एक हैदराबाद में सभा थी, वहाँ पे इन्होंने कहा और वो संविधान की इन्होंने याद दिलाई और बताई कि किस तरह से जोड़े गए। लेकिन आखिर आरएसएस को इतनी बार बार जो दर्द और पीड़ा हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी खरी खोटी यहाँ पे आप देखें तो सुनाया। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने 6 मंथ्स पहले क्या बातें कही वो भी आपको जाननी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड आरएसएस आर्गुमेंट 6 मंथ्स अगो। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी जो बातें हैं हटाने की बात, इन तमाम दलीलों को सिरे से वो खारिज कर दिया। वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, द संघ परिवार एंड देयर हायर्ड एडवोकेट हैव रिपीटेडली brought up this issue in public and in courts. A recent example is the case filed by BJP MP Subramaniam Swamy and संघ affiliated advocate Ashwini Upadhyay. इन्होंने डिमांड करा, डिमांडिंग दैट द वर्ड्स सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म बी रिमूव फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशंस प्रियम्बल, है ना। यानी प्रियम्बल से इन्होंने भी कहा कि हटा दे जानी चाहिए, है ना। लेकिन 25 नवंबर 2024 को 2 जजों की बेंच ने ऐसी जो बात थी बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आफ्टर केयरफुल कंसिडरेशन ऑफ द पीलिया डिसमिस्ड इट, इसे उन्होंने पूरी तरह से नकार दिया और सेइंग इट हैड नो सब्सटेंस एंड वाज अनवारंटेड। यानी स्पष्ट शब्दों में इन्होंने कह दिया कि ऐसी जो अवधारणाएं लेकर के आपने आया है ये सही नहीं है, और इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही वो सही बताया कि जो 2 वर्ड्स है वो गलत नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर एक निर्णय का हवाला देते हुए
केशवानंदा भारती केस का केरला के जो मठाधीश थे, जिनके नाम से आज इतने बड़े फेमस केस हम लोग पढ़ते हैं, उनकी जजमेंट में 13 जजों की बेंच ने क्या कहा आर्टिकल 368 को लेकर के, मैं उसे भी चर्चा करूंगा। आप मेरे साथ में बने रहें। जैसा कि आप देख पाएं तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ स्पष्ट शब्दों में यहाँ पे डिनाई कर दिया कि नहीं, सही है, 2 वर्ड्स ऐसे कुछ नहीं, हटाए नहीं जा सकते हैं, ये हमारे मूल संविधान के हिस्सा हैं, है ना। आगे की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना का एक हिस्सा है ऐसा इन्होंने कहा, और संसद के पास इसमें से पूरी आज़ादी और अधिकार है कि उसमें अमेंड कर सकती है। संसद के पास जो संशोधन का जो अधिकार है ना, वो दरअसल हम बात करते हैं आर्टिकल 368 की। अंडर आर्टिकल 368 डील्स विद द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है। बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड, यानी बेसिक फीचर्स कैन नॉट बी अमेंडेड, यहाँ साफ शब्दों में कहा है कि जो बेसिक फीचर्स है संविधान को, उसे अमेंड नहीं की जाएगी, है ना, जो प्रस्तावना में मूल संविधान में इंसर्ट है, ऐसी बात इन्होंने कहा है, ठीक है। लेकिन हाँ, एक इन्होंने जो केस का बात इन्होंने कहा 1973 का केशवानंदा भारती वर्सेस केरला की जो केस था, सुप्रीम कोर्ट ने लगातार कहता रहा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान का मूल ढांचा का एक अंग है, हिस्सा है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। वही मैंने अभी जस्ट कहा आपको। इसलिए प्रस्तावना में इन दोनों शब्द शामिल करना संवैधानिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनली सही है, वैलिड है, ऐसा उन्होंने कहा, है ना। लेकिन इसके अलावा कहा कि संशोधन के 44 साल बाद दायर की गई याचिका में कोई महत्वपूर्ण वैसे तर्क आर्गुमेंट नहीं है, ये भी उन्होंने कहा। तो आखिर बार बार आरएसएस को इतनी पीड़ा क्यों? आप देखें तो इन्होंने कहा है आरएसएस को तब तक अपने तर्क छोड़ देने चाहिए थे, लेकिन वह संविधान के बारे में झूठ फैलाना जारी रखता है, क्योंकि बहस को जीवित रखने के लिए उसके एक दीर्घकालिक कहीं ना कहीं उद्देश्य है। दीर्घकालिक उद्देश्य दैट मीन्स कर सकते हैं फ्यूचर, यानी आने वाले समय का एक ऑब्जेक्टिव और गोल, दैट इज कॉल्ड दीर्घकालिक उद्देश्य, है ना। आगे की बात करें, संविधान के 42वें संशोधन में दरअसल अगर हम करीब 5 दशक के बाद की अगर हम बात करें तो समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़े जाने से एक बार राष्ट्रीय यानी नेशनल लेवल पे फिर से यहाँ पे एक तीखी बहस छिड़ गई। और बहस किस लिए छिड़ी? तो अभी जस्ट हमने कहा कि जो इमरजेंसी लगाई गई थी उसको लेकर के 27 जून को हैदराबाद में एक सभा में दत्तात्रेय साहब ने, आरएसएस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, जो आरएसएस के दूसरे पायदान के सबसे बड़े पद पे अभी हैं, है ना, तो उनके बारे में भी जानेंगे आगे कि आखिर वे कौन हैं जो आज वहाँ तक उस स्तर पे उन्हें ले जाया गया, आखिर उनका आरएसएस में क्या योगदान है ना। ताज़ा विवाद आरएसएस महासचिव, जस्ट अभी हमने कहा कि महासचिव दत्तात्रेय होस बोले कि जो टिप्पणी से ये बहस छिड़ी हमारे देश में, जिन्होंने 1975 के आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में ये दोनों शब्दों को शामिल करने से कांग्रेस को माफ़ी मांगने को भी कहा। आखिर इन्होंने माफ़ी मांगने क्यों कहा? क्योंकि इन्होंने भी जेल में 16 मंथ्स बिताया है और उन्होंने भी पीड़ा झेला है ना। इन्होंने सुझाव दिया कि इस बात की गंभीरता से पूर्ण विचार किया जाना चाहिए कि क्या इन शब्दों को बिल्कुल भी रखा जाना चाहिए अथवा नहीं, ऐसा इन्होंने कहा। उनकी टिप्पणियां जो रही वही कहीं ना कहीं जन्म दिया इस तरह की जो एक अभी 50 वर्षों का जो एक इमरजेंसी का फिर से उद्भेदन हुआ, वो सामने निकल करके फिर से आया। इस तरह की बातें सामने आई। और जब 42वें संशोधन हुए तो 42वें संशोधन में इतने बड़े संशोधन हुए जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में जाना गया, है ना, 1976 में जब हुए। तो आखिर मैंने अभी कहा था कि वे कौन हैं, आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी दत्तात्रेय होसबोले। तो आइए उनके बारे में थोड़ा सा हम वर्तमान और उनकी
भूमिका की बात करें, है ना। देखिए, दत्तात्रेय घोष बोले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी हैं और ये सरसंचालक के तुरंत नीचे आने वाला पद है। मार्च 2021 में पहली बार चुने गए और मार्च 2024 में उन्हें 3 साल के लिए 24 से 27 तक के लिए इन्हें चुना गया। ठीक है, आखिर इनकी प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करते हैं और ये 5 से 6 भाषाओं के भी काफ़ी अनुभवी और जानकारी भी रखते हैं। आइए वो भी जानते हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात करें तो 1 दिसंबर 1954 को कर्नाटक के शिवमोगा जिले के सोरबा तालुक में इनकी जन्म होती है और बीए मॉडर्न इंग्लिश साहित्य में एमए की डिग्री बेंगलुरु विश्वविद्यालय से इन्होंने प्राप्त की। और आरएसएस जुड़ाव और इनका छात्र आंदोलन में क्या योगदान रहा, है ना। 1968 में 13 साल की आयु में इन्होंने आरएसएस ज्वाइन करा और 1972 के आसपास में छात्र संगठन जो हमेशा आप देखें बीजेपी को पुश करती है, एबीवीपी में शामिल हो गए और 1978 में पूर्णकालिक प्रचारक के बने और 15 वर्षों तक ये एबीवीपी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी बने रहे, नेशनल सेक्रेटरी के रूप में रहे। देखिए, दत्तात्रेय साहब की जब गिरफ्तारी आपातकाल के दौरान हुई तो उन्होंने 21 जो मंथ की इमरजेंसी रही उसमें बहुत सारे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे भी कहीं ना कहीं बैन लगाया गया। मैं उस पर आगे आ रहा हूँ, बात करूँगा कि आखिर ऐसा आपातकाल घोषित क्यों की गई, इसके पीछे की क्या वजह थी। 1975 से 77 के आपातकाल इमरजेंसी के दौरान सरकार का विरोध के चलते मीशा कानून के अंतर्गत इन्हें 16 महीने का, अभी जस्ट हमने कहा था, जेल में डाला गया। 100 से भी ज़्यादा लोगों को जेल उस वक्त में डाला गया। और इनकी अगर भाषाओं की बात करें तो भाषा और वैश्विक यात्रा तो कन्नड़, हिंदी, संस्कृत, तमिल, मराठी और अंग्रेजी में उन्होंने एक अपनी अच्छी पकड़ बनाई और अंग्रेजी, खास करके अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा विद्वान और प्रांगत थे। उन्होंने नेपाल, रूस और इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों में आध्यात्मिक और अध्ययन यात्राएं भी की, है ना। इसलिए आप कहें तो इनके जो सामने जो सारी चीज़ें आ रहा है छन छन करके, वो आप देखिए कि किस प्रकार से इनके एक अपना पृष्ठभूमि रहा है, अपने एजुकेशन से लेकर के, अपने आंदोलन से लेकर के, अपने अध्यात्म से लेकर के और इनकी यात्राएं से लेकर के आपके सामने हमने रखा। आप देख सकते हैं भारत में सबसे बड़ा राष्ट्रीय संकट था इमरजेंसी, जिसे हम नेशनल इमरजेंसी 352 की बात करते हैं, जिसे आपातकाल भी हम कहते हैं। आपातकाल क्यों घोषित हुई, बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये आपको जानना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। ये आपातकाल आखिर घोषित क्यों हुआ, डिक्लेयर क्यों किया गया था, और उस वक्त में जब हमारे देश में आपातकाल की घोषणा की आहट आई, साल 1975 12 जून, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने तत्कालीन उस वक्त के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को हाई कोर्ट ने चुनावी कदाचार का दोषी ठहराते हुए उन्हें 1971 की जो रैली थी रद्द की और उन्हें 6 साल के लिए चुनाव लड़ने से रोक लगा दिया, है ना। अब बाकी एक और मुद्दा आप जानते होंगे, राजनारायण और इंदिरा गांधी की। तो 6 साल जब चुनाव इन्हें लड़ने से बैन कर दिया तो इनके लिए बहुत बड़ा एक चुनौती था। इन्हें लगा कि मैं सत्ता में हूँ तो मशीनरी का भी प्रयोग ये खूब आसानी से कर सकते हैं। एक मैं आपको जानकारी ये भी दूँ कि दुनिया में किसी भी लोकतंत्र में अगर कोई भी लंबा समय अगर शासन करता है डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो वो देश के लिए नुकसानदेह है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनके पास में अगर स्ट्रॉन्ग बहुमत होगा, स्ट्रेंथ काफ़ी होंगे, तो वो जैसे उनकी इच्छा होगी वैसे वो रूल करना प्रारंभ करेंगे, चाहे वो इंदिरा गांधी जी की सरकार हो या फिर नरेंद्र मोदी की सरकार हो। आप इस बात को कटु सत्य मान सकते हैं, है ना। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट ने
उनसे वोट देने का भी राइट, जो राइट टू वोट है, उन्हें छीन लिया गया। और अब जानते हैं राइट टू वोट अंडर आर्टिकल 326 में स्पष्ट किया गया संविधान में, यू हैव अ राइट, यू कैन कास्ट अ वोट एज पर योर चॉइस वट एवर यू वांट। आप जो भी कुछ चाहते हैं, जिनको भी आप चाहते हैं वोट कर सकते हैं, राइट। तो उन्हें प्रधानमंत्री बने रहने की अनुमति दी, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। लेकिन इनके सामने एक बड़ा चुनौती और एक संकट था इंदिरा गांधी के सामने, कि संकट के इस घड़ी में और तेज मोड़ के बाद इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 की रात राष्ट्रपति को आंतरिक संकट, और मुझे आज तक इंटरनल डिस्टरबेंस का कॉज नहीं समझ में आया कि आखिर दरअसल इंटरनल कॉज क्या थी। तो आंतरिक जो गड़बड़ियां और आंतरिक जो संकट इन्होंने बताकर आर्टिकल 352 का जो इन्होंने प्रयोग करा, आपातकाल लगाने को कहा, जिस पर आपातकाल जब इन्होंने लगाने को कहा तो जिस पर तत्काल प्रभाव से देश में तुरंत इमरजेंसी लागू हो गई। और इमरजेंसी लागू जब हो गई तो ये सत्ता पे 21 मंथ्स तक पूरी तरह से बैठे रहे और सारी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के सब कुछ को इन्होंने अपने एक मुट्ठी में कंट्रोल करके रखा। जैसे आज की सरकार की स्थिति देखें, मैंने इसलिए एक शब्द कहा कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में, अगर किन्हीं भी पार्टी को मैंडेट से अगर ज़्यादा उन्हें अगर मैंडेट मिल जाए, प्राप्त हो जाए बहुमत, तो वो सत्ता का दुरुपयोग करेंगे। एक कटु सत्य है ना, चाहे वो वर्तमान की सरकार हो या फिर पूर्ववर्ती सरकार हो। आखिर ऐसी जब घटनाएं घटी, इमरजेंसी लगी, तो क्या क्या हुए, मैं उन पे भी एक संक्षेप में आपके सामने बात रखता हूँ। राजनीतिक नेताओं की सबसे पहला गिरफ्तारी, जब ऐसा इमरजेंसी लगा दी गई तो सत्ता का चाबी देश के प्रधानमंत्री के हाथ में। अब इनके हाथों से राजनीतिक नेताओं की गिरफ्तारियां होनी शुरू हो गई। अब कैसे होना शुरू हुआ, क्योंकि सारा खेल अब प्रधानमंत्री के हाथ में चला गया। और जब इमरजेंसी लग गई, नेशनल इमरजेंसी, तो सबसे पहला जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी और LK आडवाणी, मोरारजी देसाई जैसे विपक्षी नेताओं को मीसा कानून के तहत इन्हें गिरफ्तार किया गया और अनुमानित 1 लाख से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसा मैंने अभी भी कहा था पहले कि लगभग अप्रॉक्स 1 लाख से अबव लोगों को कहीं ना कहीं जेल में डाला गया था। ये बड़े बड़े नेताओं को सबसे पहले टारगेट किया गया। आखिर मीडिया सेंसरशिप में प्रेस को पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया। पहले अनुमति लेना होगा प्रेस को, है ना। और कई अखबार और पत्रिकाओं को पृष्ठभूमि अंधी कर दी गई, जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस एक सफ़ेद एडिटोरियल में प्रकाशित भी किया गया। और इसमें एक जीवंत व्यक्ति हैं जिन्होंने बताया था कि कैसे उन्होंने अपने संपादकीय में जब उन्होंने लिखा था और बताया था, तो उन्होंने बताया कि मैंने कैसे अपने आहट को झेली थी जेल में, और उस वक्त का दौर कैसा दौर था, अंग्रेजों की हालत जैसी बन गई थी, है ना। जबरन नशबंदी का अभियान भी चलाया गया था। और यहाँ सबसे अहम रोल संजय गांधी का आता है, जैसा कि आप देख पाए संजय गांधी, ये संजय गांधी माँ बेटे संजय गांधी 1976 में जबरन नसबंदी कार्रवाई की गई और करोड़ों लोगों को कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हुए, करोड़ों लोग प्रभावित हुए और कई हिंसक कहीं ना कहीं घटनाएं भी घटी, है ना। और तुर्कमान गेट पर पुलिस द्वारा एक फायरिंग भी की गई। अब संवैधानिक संशोधन पर एक नज़र डालते हैं। संक्षेप में हम बात करें, 38वां संशोधन जुलाई 1975 में इमरजेंसी के फैसलों को न्यायिक समीक्षा से बाहर रखा गया, ऐसा किया गया, है ना। और 39वां अमेंडमेंट की बात करें तो प्रधानमंत्री समेत राष्ट्र के उच्च अधिकारियों को चुनावों को अदालतों की पहुंच से उनको भी आउटसाइड रखा गया, है ना। परिणाम और इसका प्रभाव क्या आया, देखिए परिणाम की अगर बात करें तो बुनियादी जो कहीं ना कहीं अधिकार थे हम लोगों का,
उस पे भी अंकुश और पाबंदी लगाए गए हैं। जैसे हमें जो जीने की जो अधिकार है आर्टिकल 21 में, आप सब जानते हैं आर्टिकल 19 में जो हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, उस पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाया गया है ना। जैसा आप देख पाए, स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति, गिरफ्तारी से सुरक्षा, निलंबित रहे, ऐसा। और चुनाव स्थगित और जनतांत्रिक प्रक्रियाएं पूरी तरह से बाधित हो गई। और इमरजेंसी के बाद कांग्रेस 1977 में बड़ा इन्हें तगड़ा विधानसभा लोकसभा का इन्हें नेगेटिव परिणाम से आना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये जो वजह से हार इन्हें झेलनी पड़ी, इसका नतीजा 1978 में 44वां संशोधन हुआ, है ना। और जिससे भविष्य में ऐसा इमरजेंसी आने वाले कोई भी प्राइम मिनिस्टर ऐसा कारनामा नहीं कर सकता है, क्योंकि एक अमेंडमेंट कर दिया गया 1978 में, है ना। आगे आप देखें कि आखिर कब समाप्त हुई। तो दरअसल इमरजेंसी 25 जून 1975 को शुरू हुई थी और 21 मार्च 1977 को 75 को शुरू हुई और 77 को ये खत्म हुआ। इसका हम अगर ब्रीफ में अगर एक लाइन में अगर जवाब दें तो 1975 में जो राष्ट्रव्यापी इमरजेंसी घोषित हुई, उसमें देश के लोकतंत्र को कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक कमज़ोर किया, है ना। और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता थी उस पे काफ़ी अंकुश लगाया। संवैधानिक संतुलन का बहुत बड़ा यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक बैलेंस था उसे भी बहुत बड़ा झटका लगा। और भारत को एक मत नेतृत्व और सेंसरशिप, जबरदस्ती, नसबंदी, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारी और अदालतों को कमज़ोर होने की दिशा में कहीं ना कहीं से पूरी तरह से पुश कर दिया, ठीक है। और 21 महीनों तक कहीं ना कहीं ये चला और अंततः जनमत दिवस यानी चुनाव ने इसे समाप्त किया। अब आते हैं, थोड़ा हम ब्रीफ में बात करें कि दरअसल अगर हम प्रियम्बल की बात करते हैं तो ये हमारा प्रियम्बल का जब सोर्स अमेरिका से आया, तो सोर्स अमेरिका से आया, है ना, यूएसए से। लेकिन इसमें जो भाषा की हम बात करते हैं, लैंग्वेज का, वो हमें कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया। एक विशेष आपको बात याद रखनी है कि प्रियम्बल दरअसल किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का एक एसेंस और करक्स होता है। एसेंस और करक्स का सामान्य अर्थ होता है उसका निचोड़, सार। दुनिया के किसी भी देश का अगर आप संविधान पढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पहला उनका पृष्ठ पेज पढ़ना चाहिए जो उनकी प्रियम्बल है। और प्रियम्बल में मोटे तौर पे पूरा संविधान का करक्स उसमें मेंशन रहता है ना। लेकिन जो इंदिरा गांधी ने जो कदम उठाई वो कहीं ना कहीं देश के लिए, क्या ये सही था या गलत था, आपको कमेंट करके अवश्य बताना है। और मैं इस पे प्रियम्बल पे एक विशेष रूप से मैं 1-1.5 घंटे की लेक्चर में कवर करूंगा, खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंतज़ार में मेरा लेक्चर का रहता है उन लोगों का कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए कि आपकी जो लेक्चर है उससे उन्हें काफ़ी मदद मिलता है। तो मैं प्रयास करूंगा कि इस पे मैं एक विशेष रूप से वैसे स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर मैं दूंगा जो आपको प्री कम मेंस में काफ़ी मदद मिलेगा। तो फ्रेंड, आज मेरा जो ये सेशन था, इस नई चैनल पे आपका प्यार और समर्थन मिला तो मैं इसी तरह की कंटेंट आपके सामने रखूँगा। आपका प्यार और सपोर्ट का बहुत ही मुझे अति आवश्यक है, तो आप हमें अवश्य इसे पुश करने का प्रयास करें। इस वीडियो को जितने से ज़्यादा लोगों तक आप इसे स्प्रेड कर सकें, आप स्प्रेड करें और मुझे आपका प्यार मिले तो मैं हमेशा इसी तरह के कंटेंट आपके सामने रखूँगा। तो आज के लिए फ्रेंड, इस नए चैनल पे स्कॉलर्स इनसाइट IQ जो मैंने बनाया है, इसी तरह के कंटेंट के लिए मैंने बनाया है और काफ़ी ये लाभकारी होगा।
तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।